हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम सर्वांग समता क्या होती है उसको स्टडी करेंगे। तो त्रिभुजों के बारे में आपने पहले क्लास में पढ़ रखा है। त्रिभुज क्या होती है? एक ऐसी आकृति, बंद आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएँ होती हैं, और जो 3 कोण होते हैं उन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी जो ट्राइंगल होती है वो क्या होती है? क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, और तीनों एंगल्स का जो एडिशन होती है वो किसके इक्वल होती है? 180 डिग्री के इक्वल होती है। ये आपने पहले पढ़ रखा है। आज हम उसकी सर्वांग समता क्या होती है यानी कॉन्ग्रुएंस क्या होती है उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए हमने पहले अलग अलग चीज़ों की सर्वांग समता को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है उसमें? तल आकृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्लेन फिगर। तो तल आकृतियों की सर्वांग समता हम कैसे सिद्ध करेंगे? उसके लिए हमें कोई 2 आकृतियाँ लेनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं 2 वर्ग ले रहा हूँ, यहाँ पे पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, मैंने कॉपी पे ये दोनों वर्ग बना लिए यानी कॉपी पे ड्रॉ कर लिए। हमने इन दोनों में सर्वांग समता देखनी है कि है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक आकृति को हमने काट लेना है पूरा पूरा, और उस आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखना है। यानी इस पहले वर्ग को हम स्क्वायर को काट के इसको दूसरे स्क्वायर के ऊपर रख देंगे। अगर ये पहला स्क्वायर दूसरे स्क्वायर को पूरी तरह से ढक लेता है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों आकृतियों में क्या है? सर्वांग समता। यानी अगर ये पहली आकृति जो काट के हम दूसरी आकृति पे रखेंगे, अगर ये पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है, इसका मतलब क्या है? दोनों में क्या है? सर्वांग समता है। पर अगर ये ढक लेती है तो उससे क्या प्रूव होगा? उससे क्या सिद्ध हो रहा है? उससे क्या सिद्ध होगा? अगर ये पहली आकृति दूसरी आकृति को ढक लेगी तो उसकी पहली ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, जो दूसरी भुजा ये वाली है ये दूसरी भुजा के बराबर होगी, जो तीसरी भुजा है तीसरी भुजा के बराबर होगी, और चौथी भुजा चौथी भुजा के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पहली आकृति दूसरी आकृति को ढक लेती है तो अगर इस आकृति में 4 भुजाएं जैसे, तो चारे भुजाएं जो हैं वो दूसरी आकृति के चारों भुजाओं के बराबर होगी। इसका मतलब क्या, हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों तल आकृतियों की में क्या है? सर्वांग समता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास दूसरा है रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। यानी 2 अगर हमें रेखाखंड दिए हुए हैं तो उन रेखाखंड में सर्वांग समता है या नहीं, ये कैसे हम देखेंगे? यानी 2 लाइन सेगमेंट के अमंग सर्वांग कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं, ये कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें क्या करना है? 2 रेखाखंड लेने हैं। यहाँ पे पहले का नाम मान लिया AB और दूसरे का नाम क्या है? PQ। ये हमारे पास 2 रेखाखंड है। तो हमने देखना है कि ये दोनों इन दोनों में सर्वांग समता है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे? स्केल से हमने पहला जो रेखाखंड है उसको माप लेना है। तो अगर हमारे पास ये आया 5 सेंटीमीटर, फिर हमने ऐसे ही स्केल से दूसरे को मापना है 5 सेंटीमीटर। अगर वो भी 5 सेंटीमीटर ही आया, इसका मतलब क्या है? पहले रेखाखंड की लंबाई और दूसरे रेखाखंड की लंबाई क्या है? बराबर है। तो अगर 2 रेखाखंडों की लंबाई बराबर हो तो उन दोनों में सर्वांग समता होती है। अगर ये लंबाई बराबर ना आती तो इनमें सर्वांग समता नहीं होती। तो जब भी रेखाखंड में हमने सर्वांग समता सिद्ध करनी है तो हम क्या देखेंगे? इनकी लंबाई को देखेंगे। यानी अगर 2 रेखाखंडों की लंबाई बराबर है तो उनमें सर्वांग समता होगी, अगर नहीं है तो बराबर तो सर्वांग समता नहीं होगी। बट इसका मतलब ये नहीं जैसे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर ये PQ इस तरह दिया होता और AB और PQ, इस AB और इस PQ में पूछा होता सर्वांग समता है या नहीं, तो हम कैसे करते? वैसे ही करते, हम इस PQ की लंबाई मापते। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है तो भी इन दोनों में सर्वांग समता है। तो ये नहीं देखना आपने कि ये दोनों एक ही दिशा में है, यानी अगर टेढ़ा भी जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों में सर्वांग समता है, अगर दोनों की लंबाई बराबर नहीं है तो दोनों में सर्वांग समता नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरी चीज़, अभी तक हमने क्या किया? तल आकृति में सर्वांग समता देखी और रेखाखंडों में सर्वांग समता देखी। तीसरा हमारे पास क्या है?
कोण में सर्वांग समता, यानी एंगल्स में। अगर हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं तो उन दोनों कोणों में सर्वांग समता है या नहीं, ये हमने देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर एक कोण हमारे पास ये दिया हुआ है ए बी सी, और दूसरा कोण हमारे पास ये दिया हुआ है पी क्यू आर, तो हमने देखना है इन दोनों कोणों में सर्वांग समता है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, इन दोनों को माप लेंगे। तो अगर जब ये मापा ए बी सी तो इसका माप कितना आया 30 डिग्री, और जब इसको मापा इसका माप भी कितना आया अगर 30 डिग्री, यानी अगर दोनों कोणों का माप बराबर है इसका मतलब क्या है, दोनों कोणों में सर्वांग समता है। आपने ये नहीं देखना कि इसकी भुजा तो छोटी है भुजाएं, इसकी भुजाएं बहुत लंबी है। कोणों की सर्वांग समता में हमने सिर्फ क्या देखना है कि अगर उन दोनों कोणों का माप सेम है, बराबर है, तो उनमें सर्वांग समता है, अदरवाइज उनमें सर्वांग समता नहीं है। यानी अगर हम एंगल्स या कोण देख रहे हैं तो हमने क्या देखना है यहाँ पे कि इनका माप यानी मेजरमेंट। अगर दोनों कोणों का माप सेम है यानी दोनों कोणों की मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों कोणों में सर्वांग समता है, अदरवाइज हम बोलेंगे दोनों कोणों में सर्वांग समता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने तीन चीज़ों में सर्वांग समता पढ़ी, एक तालाकृतियों में यानी प्लेन फिगर्स में, दूसरा हमने रेखाखंडों में पढ़ा यानी लाइन सेगमेंट में, और तीसरा कोण में यानी एंगल्स में। इन तीनों को यूज़ करके हमने क्या किसमें सर्वांग समता पढ़नी है, त्रिभुजों में यानी ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुजों में सर्वांग समता, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ संगत भाग चाहिए। तो पहले संगत भाग समझने हैं कि संगत भाग क्या होते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। यानी अगर हमें दो त्रिभुजें दी हुई हैं यानी दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं तो उनके संगत भाग यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या। तो मैं दो यहाँ पे त्रिभुजें बना रहा हूँ ए बी सी और पी क्यू आर। तो अब मेरे पास ये दो त्रिभुजें हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे हमने वो देखना है। तो संगत भाग तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास संगत शीर्ष यानी वर्टिसेस। जैसे आपको पता है एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी यानी तीन वर्टिसेस होते हैं। ऐसे हमने क्या देखना है, संगत भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं इसमें ए बी सी और सी ए यानी थ्री साइड्स होती हैं। और ऐसे हमने देखना है कि एंगल्स क्या होते हैं, तो तीन ही एंगल होते हैं इसमें त्रिभुज में, एंगल ए एंगल बी एंगल सी यानी तीन ही कोण होते हैं। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करके हमने त्रिभुजों में सर्वांग समता को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखनी है यहाँ पे कि इसमें संगत शीर्ष कौन से हैं, यानी वर्टिसेस। तो इसमें वर्टिसेस कौन से हैं, तो अगर हमें दो त्रिभुजें दी हुई हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी सी पहली त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, पी क्यू आर दूसरी त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। तो ए के संगत में कौन सा होगा, पी, यानी जो शीर्ष ए है इसके संगत में क्या होगा, पी दूसरी त्रिभुज का। ऐसे ही बी के संगत में क्या होगा, बी के संगत में क्या होगा, क्यू, और ऐसे सी के संगत में क्या होगा, आर। यानी ए पहली त्रिभुज में ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, पी, बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, क्यू, और सी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, आर। इसका मतलब क्या हुआ, दो त्रिभुजों के जो संगत शीर्ष हैं वो कौन से हैं, ए के कोरस्पॉन्डिंग पी, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू, सी के कोरस्पॉन्डिंग आर। इसी तरीके से हमने क्या देखना है, इनमें संगत भुजाएं कौन सी हैं। यानी साइड्स। जैसे इस त्रिभुज में पता लग रहा है ए बी पहली त्रिभुज में है, इसके संगत कौन सी होगी, पी क्यू, यानी ए बी भुजा के संगत में कौन सी है, पी क्यू भुजा। दूसरी बी सी भुजा के संगत में कौन सी होगी फिर, क्यू आर, यानी भुजा बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है,
क्यू आर, और तीसरी सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, आर पी, यानी सी ए के कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत आर पी। तो इस तरह हमें भुजाओं में भी संगत भुजा पता लग रही है, यानी अगर दो त्रिभुज दी हुई हों ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसमें ए बी भुजा के संगत कौन सी होगी, पी क्यू, बी सी भुजा के संगत क्यू आर, और सी ए भुजा के अंदर संगत क्या होगी, आर पी। ऐसे हमने तीसरा हमने देखना है कि संगत कौन कौन से होंगे। यानी एंगल्स, कौन से एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे पहले हमने क्या देखा, कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, फिर हमने क्या देखा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब हमने क्या देखना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहला एंगल क्या है, ए, इसके संगत में दूसरी त्रिभुज में कौन सा एंगल होगा, एंगल पी, यानी एंगल ए, यानी कोण ए के संगत में कौन सा होगा, कोण पी। कोण बी के संगत में कौन सा होगा, कोण क्यू, कोण बी के संगत में कौन सा होगा, कोण क्यू, और कोण सी के संगत में कौन सा होगा, कोण आर, यानी कोण सी के संगत में कौन सा होगा, कोण आर। तो इस तरह हमें संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण पता लगे, यानी कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता लगे। इन्हीं को हम यूज़ करके कोरस्पॉन्डिंग जो त्रिभुजें होती हैं उनमें कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं ये बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें संगत भुजाएं, ये इन चीज़ों की नॉलेज पहले होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपको आकृति दे रखी है फिर तो ठीक है, अगर ये एक जैसी आकृतियां ना हो, सपोज ये पी क्यू आर ऐसे ना गिवन हो, ये पी क्यू आर ऐसे गिवन हो, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर, अब कैसे पता चलेगा, अब ये तो एक जैसी है नहीं, पहले तो एक जैसी थी तो हम इजीली हमें पता चल जाता था, अब ये दोनों त्रिभुज एक जैसी नहीं है, तो अब हम कैसे देखेंगे, जो नाम बता दिया होगा इनका, पहले इन्होंने दिया त्रिभुज ए बी सी, इसके लिए दिया त्रिभुज पी क्यू आर। अब इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। पहले संगत शीर्ष देखने हैं, तो ए के संगत में कौन सा है, पी, नाम ही देखना है, फिर आकृतियाँ नहीं देखनी। अगर आपको ये त्रिभुजों के नाम दिए हुए हैं तो आपको आकृति को देखने की जरूरत नहीं है, आप नाम से सारा कुछ ये पता कर सकते हो। तो पहली त्रिभुज में पहला अक्षर क्या है, ए, दूसरे में क्या है, पी, यानी ए के संगत में कौन सा शीर्ष होगा, पी, बी के संगत में कौन सा होगा, क्यू, और सी के संगत में कौन सा होगा, आर। ऐसे तीन आप शीर्ष पता कर सकते हो। ऐसे तीन संगत भुजाएं ए बी, यानी पहले दो अक्षर पहली त्रिभुज के, ऐसे दूसरी के भी पहले दो। ए बी के संगत में कौन सा होगा, पी क्यू भुजा, ए बी के संगत में भुजा पी क्यू, बी सी के संगत में क्यू आर, लास्ट वाले दोनों, और सी ए के संगत में आर पी। ये तीन भुजाएं आ गई। ऐसे हमारे पास एंगल हैं, ए एंगल के संगत में कौन सा होगा, एंगल पी, बी के संगत में क्यू, और सी के संगत में आर। तो आकृतियाँ जैसे मर्जी दी हुई हों, अगर आपको त्रिभुज गिवन है, त्रिभुजों के नाम दिए हुए हैं, तो आप उन नाम से ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी कि आप इन चीज़ों को हमने यूज़ करना है, इनको ऐसे लिखना है, ये संगत है, यानी ए के संगत में कौन सा शीर्ष है, पी। अब इन्हीं को यूज़ करके हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध करना है। तो उसके हमारे पास 4 प्रतिबंध होते हैं, यानी जो 4 क्राइटेरिया हैं किसी भी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो वो इसके बाद स्टडी करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या देखना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध, यानी ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं, ऐसे कौन से प्रतिबंध है जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि दो त्रिभुजें हाँ एक दूसरे की क्या है, सर्वांग सम है, यानी इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, सर्वांग समता है। तो एक एक करके हमने 4 यहाँ पे प्रतिबंध स्टडी करने हैं। तो पहला प्रतिबंध है एस प्रतिबंध। एस प्रतिबंध कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज गिवन है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो अगर हमारे पास ये दो त्रिभुज है
तो इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता हम कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे एस का मीनिंग क्या होता है, साइड यानी भुजा। तो साइड साइड साइड, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, अगर पहली त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर होगी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होंगी, यानी इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता होगी। ठीक है, तो 3 साइड, इसीलिए इसको एस 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 यानी ट्रिपल एस रूल बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें तीनों भुजाएं ही लेनी होती है। तो एक एक करके देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पहली भुजा कौन सी है, इसको माप लेंगे। आपको बताया था भुजा संगत बराबर देखनी है तो क्या देखेंगे, ए बी को माप लेंगे। अगर ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी के संगत में कौन सी है, पी क्यू है। ऐसी बी सी के संगत में क्या होगी, कौन सी भुजा होगी, क्यू आर, यानी बी सी बराबर है क्यू आर। और सी ए सी भी लिख सकते हो इसको, इसके संगत में क्या है, आर पी है, यानी सी ए बराबर किसके है, आर पी। तब क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी। ये सर्वांग सम का सिंबल होता है, साइन होता है। सर्वांग सम के लिए हम ये साइन यूज करते हैं कि इसके इक्वल होगी त्रिभुज, सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस 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 प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर पहली त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता है। तो बच्चों जो दूसरा प्रतिबंध है उसका नाम क्या है, एस ए एस प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है, एस आपको पहले बता चुका हूं मैं, साइड। ए का मतलब क्या होता है, एंगल। और तीसरा एस का मतलब फिर से साइड, यानी भुजा और कोण। यानी इसमें हमने 3 भुजाएं नहीं लेनी, हमने क्या लेनी है, 2 भुजा और उसके अंतर्गत, यानी उन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण बनता है उसको हमने देखना है। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों में ही देखूं कि इसमें पहले भुजा मैंने ये ले ली ए बी, ये भुजा अगर इस पी क्यू भुजा के बराबर है और बी सी दूसरी भुजा इस दूसरी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए बी और बी सी के अंतर्गत कौन सा कोण बना है, ये बी कोण, यानी ए बी सी कोण। और पी क्यू और क्यू आर के अंतर्गत कौन सा कोण है, क्यू। अगर ये दोनों भी बराबर है, यानी 2 भुजाएं पहली त्रिभुज की और उनके अंतर्गत जो कोण बना है, उनकी दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत जो कोण बना है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो भी इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे, इनमें सर्वांग समता है। यानी हम कैसे लिखेंगे कि अगर ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। दूसरा, पहले साइड फिर एंगल, यानी एंगल बी यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के। फिर तीसरी भुजा साइड, यानी बी सी बराबर है क्यू आर के। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बिकॉज हम एस ए एस ले रहे हैं तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एस एस ए नहीं लिखना इसको, है तो ये भी एस एस ए, मतलब 2 साइड्स है, एक एंगल यानी 2 भुजाएं एक कोण है। और ये ऐसे भी नहीं लिख सकते इसको, एक कोण 2 भुजाएं, ऐसे ये दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। हमने सिर्फ इसको कैसे पढ़ना है, एस ए एस। क्यों, क्योंकि जो 2 भुजाएं ले रहे हैं उन दोनों के अंतर्गत जो कोण बना है उसी को हमने लेना है। यानी ए बी और बी सी के बीच में कौन सा कोण बना है, बी, तो वही हमने लेना है। ये कोण नहीं ले सकते हम, ए कोण ए सी नहीं ले सकते। ऐसे ही दूसरी त्रिभुज में भी पी क्यू और क्यू आर के बीच में जो कोण बना है हमने वही स्टडी करना है, वही लेना है। ना तो हम कोण पी ले सकते हैं यहाँ पे, ना ही कोण आर ले सकते, अगर हमने ये 2 भुजाएं ही ली हैं। अगर कोई और 2 भुजाएं ले रहे हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बना हमने वो लेना है। इसलिए इसको एस ए एस प्रतिबंधी बोलते हैं, ना तो एस एस ए ना ही ए एस एस प्रतिबंध इसको बोलना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो तीसरा प्रतिबंध है उसको हम क्या बोलते हैं, ए एस ए। अब ए यहाँ पे क्या है, एंगल यानी कोण,
एस यहाँ पे क्या है, साइड यानी भुजा। यानी हमारे पास इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग हमने क्या लेना है, दो कोण लेने हैं और उन दोनों कोण के बीच में जो भुजा है वो भुजा हमने लेनी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये त्रिभुज देखूं, इस त्रिभुज में अगर मैं ये दो कोण लूँ, कोण ए, इसके संगत कोण दूसरी त्रिभुज में कौन सा होगा, कोण पी, और दूसरा कोण अगर मैं लूँ कोण बी, इसके संगत में कौन सा कोण होगा दूसरी त्रिभुज में, कोण क्यू। अब इन दोनों कोणों में जो बीच में भुजा है, इन दोनों के, ना तो ये लेनी हमने ना ये लेनी, जो बीच में भुजा है ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी होगी दूसरी त्रिभुज में, पी क्यू, ये वाली। यानी अगर ये दो कोण ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो और भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब कौन सा हमारे पास प्रतिबंध यहाँ पे लग रहा है, ए एस ए प्रतिबंध। और इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो लिखना कैसे है, पहले ए यानी कोण यानी एंगल, एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, ए के संगत में पी है। दूसरे बार फिर एस यानी भुजा ए बी बराबर हो पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, और फिर से एंगल तीसरा यानी बी बराबर है क्यू के, यानी एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो भी ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होगी। यानी त्रिभुज ए बी सी क्या होगी, सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी ये दोनों त्रिभुजों में क्या होगी, सर्वांग समता होगी। तो इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग क्या है, अगर दो कोण, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और उन दोनों के बीच जो भुजा है, अगर ये तीनों बराबर हैं, यानी ए बराबर है पी के, ए बी बराबर है पी क्यू के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो भी ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होगी। यानी इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चौथा प्रतिबंध हमारे पास क्या है, आर एच एस प्रतिबंध। अब ये आर एच एस क्या है, यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबंध हम सिर्फ उन्हीं त्रिभुजों में लगा सकते हैं जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी हर त्रिभुज में इसको हम नहीं लगा सकते। तो समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक 90 डिग्री का होगा जो कोण है, उसी त्रिभुज में हम इसको प्रतिबंध को यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, जिसका मतलब होता है कर्ण। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो उसमें एक कर्ण भी होता है, लंब होता है, आधार होता है ना, तो कर्ण लेना हमने। और तीसरी तो भुजा है ही, यानी साइड यानी भुजा। तो यहाँ पे हमने कौन सी त्रिभुज देखनी है, जो 90 डिग्री का कोण हो, जिसमें ए बी सी। अगर कोई कोण ऐसे बनाओ तो हमेशा याद रखना इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का है। ऐसे ही त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, इसमें भी ये कोण क्या है, 90 डिग्री का। अब इन त्रिभुजों में हाइपोटेनस कौन सा होता है, यानी कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं, यानी ये वाली। तो पहली त्रिभुज में ये वाला कर्ण है और दूसरी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा है, तो ये वाला कर्ण है। यानी भुजा ए सी और भुजा पी आर, ये दोनों क्या हैं, दोनों त्रिभुजों के कर्ण हैं। ठीक है बच्चों। तो हम यही प्रतिबंध आगे लगाते हैं। तो इसमें पहली चीज़ क्या देखनी है हमने, कौन सा कोण 90 डिग्री का है। अगर इसमें कोण बी 90 डिग्री का है, इसमें कोण क्यू 90 डिग्री का, दोनों बराबर होंगे, तो हम वो लिख देंगे कि कोण बी बराबर है कोण क्यू और किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा, दोनों के कर्ण बराबर होंगे, यानी ए सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर है पी आर के। और तीसरी भुजा, अब कौन सी भुजा बराबर हो सकती है, बी सी बराबर हो सकती है क्यू आर के, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो सकती है। और ए बी भुजा पी क्यू के बराबर भी हो सकती है, यानी तीसरी ये भी भुजा, कोई भी भुजा लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ, अगर बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के, तो कौन सा प्रतिबंध लग गया अब इसमें, कौन सा, आर एच एस प्रतिबंध। तो इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग भी क्या होता है
ये दोनों त्रिभुजें क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है, यानी इन दोनों में सर्वांग समता होती है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है बच्चों, तो ये 4 हमारे पास प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध क्या था, SSS यानी ट्रिपल S रूल, जिसमें हमने तीनों भुजाएं बराबर करनी है। दूसरा प्रतिबंध SAS यानी 2 भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उनको बराबर करना है। तीसरा प्रतिबंध ASA यानी दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच में जो भुजा है उसको अगर बराबर है। और चौथा प्रतिबंध RHS यानी एक 90 डिग्री का कोण, एक कर्ण यानी हाइपोटेनस और एक कोई भी भुजा बराबर हो तो भी हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होंगी। ठीक है बच्चों, तो इन चारों प्रतिबंध में से हमने एक प्रतिबंध लगाना है। अगर हमें पूछा गया हो कि बताओ ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, तो जो भी वहाँ पे लग रहा हो, अगर देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो यानी 90 डिग्री के कोण वाली त्रिभुजें हो तो हमने यही लगाना है, अदरवाइज हम बाकी तीनों में से कोई लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो बेटा लास्ट में ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको हिंदी में और इंग्लिश में पता होने चाहिए, वो लिख रहा हूँ मैं। सर्वांग समता को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस। संगत यानी कोरस्पॉन्डिंग। तल आकृति यानी प्लेन फिगर। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। कोण यानी एंगल, ये आपने पहले पढ़ा होगा। भुजा यानी साइड। शीर्ष यानी वर्टिसेस। कर्ण यानी हाइपोटेनस। प्रतिबंध यानी क्राइटेरिया। समकोण यानी राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है। और त्रिभुज यानी ट्राइंगल। तो ये सब चीज़ें, ये सब टर्म मैंने जो आपको समझाया उसमें यूज़ की, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों?